महाभारत एक ऐसी महागाथा है जिसे हम वर्षों से सुनते और देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस काल में इस्तेमाल होने वाले आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी हथियार आखिर चलते कैसे थे? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान था? आज हम आपको ऐसे ही दुर्लभ प्राचीन युद्ध शस्त्रों और उनके बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राचीन भारतीय युद्ध विज्ञान के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। भारत भवन के महाभारत समागम में इन शस्त्रों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई हैं, जिसे बड़ी रिसर्च के बाद इंदौर के कलाकार राज बेंद्रे ने तैयार किया है। राज ने केरल में मिली महाभारत काल की पांडुलिपियों से इनकी जानकारी जुटाई है। राज बेंद्रे ने इन शस्त्रों के बारे में विस्तार से बात की है वरिष्ठ सहयोगी आकाश सेन से। महाभारत एक ऐसी गाथा है जिसको देखते ही या जिसको सुनते ही युद्ध की याद आ जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाभारत समागम का आयोजन किया जा रहा है और इस समागम में आपको जो है महाभारत काल में जो हम पढ़ते हैं, जो श्लोकों के जरिए समझते हैं, ऐसे जो है युद्ध के खास तौर पर जो शस्त्र उस समय जो है चलाए जाते थे वो किस तरीके से साइंटिफिकली हुआ करते थे, किस तरीके से उसकी डिज़ाइन हुआ करती थी, इन तमाम चीज़ों को जो है इस समागम में प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया गया है। आप देखेंगे ये जो है भगवान शिव शंकर का त्रिशूल है और इसको विजय और दिव्य अस्त्र के रूप में अगर हम बात करें तो देखा जाता है। और इस तरीके के तमाम जो अस्त्र हैं, अगर दूसरा आप देखेंगे तो ये ब्रह्मास्त्र की आपको तस्वीर नज़र आएगी और इसको कहा जाता है कि किस तरीके से, देखिए आप भगवान ब्रह्मा चारों तरफ आपको इस शस्त्र में नजर आएंगे और जितने ये शस्त्र विनाशकारी हुआ करते थे और कितने ओजस्वी हुआ करते थे, इतनी ताकतवर हुआ करते थे कि इसके प्रयोग से जो है उस काल में भी जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो दैत्य हैं, दानव है, वो जो है काल के गाल में समा जाया करते थे। और यही कारण है कि उस समय की जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि उस समय की जो सभ्यता है उसको अवगत कराने के लिए जो है ये महाभारत समागम का आयोजन भारत भवन में चल रहा है। और तमाम शस्त्र जो महाभारत कालीन के समय जो है उपयोग किए गए थे उस युद्ध के दौरान जो है, और किस तरीके से इनका साइंटिफिक महत्व क्या है, क्या कुछ खास है और किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और इसमें कितनी मेहनत लगी है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जिनको जो है इन शस्त्रों को जिन्होंने डिज़ाइन किया है, राज जी जो है यहाँ पर हैं, राज बेंद्रा जी, जो अगर हम बेंद्रे जी जो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लेखक भी हैं, कलाकार भी हैं, मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। सीधे तौर पर राज जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहूँगा कि किस तरीके से मन में ख्याल आया, क्योंकि जब महाभारत की बात होती है तो युद्ध ही नज़र आता है, लेकिन महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं है, सभ्यता भी है, विज्ञान भी है और शक्ति प्रदर्शन भी है, भक्ति भी है, आध्यात्म भी है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि इस तरह का कोई आयोजन हो। आदरणीय श्री राम तिवारी जी ने जब ये योजना बनाई कि इतना भव्य लेवल पर जो है वो महाभारत पे आयोजन होगा, तो यही था कि उसमें हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या क्या होगा, तो वे कला के कौन से ऐसे रूप होंगे जो यहाँ पे सब कुछ एक जगह समागम होगा उनका। तो जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि हथियार, जो अस्त्र शस्त्र है, जो आयुध है, वो भी कला के किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जब महाभारत पढ़ना शुरू करी, महाभारत के जो रेफरेंसेस मिले, ग्रंथ मिले, दूसरे ग्रंथ मिले, लगभग 7-8 महीने तक लगातार पढ़कर हमें महाभारत के 86,000 श्लोक है, कुछ में 1 लाख से अधिक श्लोक है, अलग अलग पर्व है, 18 पर्वों में, तो अलग अलग जगहों पर इन आयुधों का जिक्र आता है। तो इनमें कुछ आयुध ऐसे हैं जो देव अस्त्र हैं, कुछ जो है वो मुनि अस्त्र हैं, कुछ जो है वो मानव निर्मित अस्त्र है। तो ये तमाम अस्त्र जो है आप देख रहे हैं, ये हमने अपनी कल्पना से नहीं बनाया, थोड़ा ही बहुत अपनी कल्पना शक्ति को इसमें शामिल किया है, लेकिन इसको अक्षरशः ये जो है महाभारत के में आपको ये तमाम सारे हथियार अपने रेफरेंस के साथ मौजूद है। उन्हीं रेफरेंस को हमने इस्तेमाल करके मिक्स मटेरियल है, इसके अंदर आपको लोहा भी है, लकड़ी भी है, पेपर मैशी भी है, चाक मिट्टी भी है। तो जो सुविधाजनक था, हमको बहुत जल्दी, हमारे पास समय कम था, तो हमने उन सारे सामग्री का इस्तेमाल करके इनको बनाया है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये गांडीव धनुष है, हमारे कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाएंगे कि अर्जुन का प्रतिष्ठित दिव्य धनुष इसको कहा जाता है। तो इस धनुष की क्या खासियत थी, क्योंकि कितनी टीम में मेंबर्स आपके हैं और इसकी क्या खासियत थी, किस तरीके से आपने पूरी रिसर्च करी और उसके बाद इसकी खासियत को आप यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं? गांडीव जो था वो
उनको अपने गुरु से मिला था देव अस्त्र है, और मंत्र की शक्ति से इसमें आप जो भी आयुध देख रहे हैं वो मंत्र की शक्ति से चलते हैं। खास था कि आपको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 10,000 सालों में तीर से बंदूक तक हम पहुंचे हैं। तो मुख्य रूप से दूर से अटैक करने के लिए तीर और धनुष ही हुआ करते थे। तो उस समय जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी होते थे वो धनुष का उपयोग करते थे। जो बलशाली थे, भीम जैसे लोग, वो गदा युद्ध में विश्वास रखते थे, वो स्वयं आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग करते थे वे धनुष का प्रयोग करते थे, और उसमें मंत्रों की शक्ति से चलने वाले आयुध भी थे। और मंत्र की शक्ति से जब चलते हैं तो आपको साधना करना होती है, बिना साधना के आप उसको साध नहीं सकते। तो महाभारत में ये भी हमें रेफरेंस मिलता है कि जितने भी आयुध है उसके काबिल आप है या नहीं। अगर आप उसके काबिल नहीं हैं तो वो अस्त्र आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मंत्र भी पूरा सीखना पड़ेगा, उसका उच्चारण भी सीखना पड़ेगा, तभी जाकर वो शस्त्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और मज़ेदार बात है कि 130 साल पहले महाभारत के आयुधों को चलाने की मेन स्क्रिप्ट किसी ने रीराइट की है, उसका भी हमने यहाँ जिक्र किया है। साउथ से जो है उनको वो मेन स्क्रिप्ट मिली, उन्होंने उसको रीराइट किया है। तो आप ये मानिए कि उनके अंदर वो मंत्र हैं जिसकी शक्ति से वो अस्त्र चलते थे। ये कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि ये कोरी कल्पना हो सकती कि ऐसे कैसे होगा, तो आज वैसे ही हो सकता है कि एक बटन दबाने से कोई भी रॉकेट लॉन्चर कहीं भी जा सकता है। तो वो भी इसी तरह की शक्ति का प्रयोग करते थे। मतलब उस समय भी वो ट्रांसक्रिप्ट हम कह सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो मंत्रों के जरिए थी। और जब वो मंत्र आप उच्चारित करते थे, जैसे कि कोडिंग हम आज करते हैं आधुनिक भारत के दौर में, आधुनिक युग में, हम डिजिटल युग में, वो उस तरीके की मंत्रों की कोडिंग थी। अगर वो आपने सीख ली तो वो अस्त्र चलेगा, वो चलेगा। आपको कोई भी आप जिस प्रोफेशन में हैं उसके लिए आपको ने सीखा होगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली होगी। तो महाभारत के युद्ध के लिए भी सबने अच्छी तैयारी की थी, और युद्ध लड़ना भारत ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया है, हमेशा अपनी सुरक्षा में युद्ध लड़ा है। हम पिछले 10,000 सालों का इतिहास देखें, हम किसी भी देश पे अटैक करने नहीं गए। तो महाभारत का युद्ध जो है वो किसी जमीन के कब्जे के लिए या किसी बात की लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ धर्म युद्ध था, नीति अनीति का युद्ध था। तो कुल मिला के ये है कि धर्म युद्ध में भी कई बार अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। कृष्ण ने आखिरी समय तक कोशिश करी कि ये युद्ध टल जाए, वो आखिरी समय तक कोशिश करते रहे। युद्ध शुरू होने से 8 दिन पहले भी उन्होंने कोशिश करी कि ये युद्ध टल जाए, लेकिन जब युद्ध नहीं टला तो युद्ध अपनी नियति पे पहुंचा। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कला के ऐसे स्वरूप को देखा हमने, जाना हमने, पढ़ा हमने, कि वो हमें हमारी आंखों को बरबस ही आकर्षित कर लेता है। आप देखिए कि ये तो हमने रिक्रिएट किए हैं, उसकी प्रतिकृति बनाई है। आप सोचिए जब अगर ये साक्षात अगर हमें कभी देखने का मौका मिले तो कितने अद्भुत होंगे। हमने एक वज्र है वो खुदाई में मिला है वहाँ पे कुरुक्षेत्र की, उसका रिप्लिका तैयार किया है। उस वज्र को देख के ऐसा लगता है कि क्या अद्भुत है, उसको भी हमने तैयार किया है, कोशिश करी है कि उसके तरीके से हम बना पाए जी। तो ये देखिए आप बहुत सारी वैरायटीज़ के आपको यहाँ पे धनुष भी नजर आएंगे, और जिस तरीके से राज जी बता भी रहे थे। और देखेंगे आप गदा का एक अलग महत्व है। अगर हम गदा की बात करें तो सिर्फ हनुमान जी के हाथ में ही नजर आती है, लेकिन गदा भी बहुत अलग अलग प्रकार की थी। और जिस तरीके से आपने यहाँ डिजाइन के जरिए बताया भी है किस तरीके से 3 बार रखे जाते थे तीर बाण। ये देखिए आप अक्षय तिरनूर है ये। तो ये अक्षय तिरनूर जो है वो अर्जुन के पास था। अच्छा। इसके अंदर कभी भी उसके धनुष खत्म नहीं होते थे। अच्छा। तो अब आप आश्चर्य कर सकते हैं कि अगर धनुष कैसे खत्म नहीं होंगे। तो आज जो मैगजीन लगती है, जब वो चलती है, उसमें हमने सबने देखा है, तो उसमें भी कहाँ खत्म होती है। 1000 2000 राउंड एक साथ एक ही बार में चलेंगे। तो ये भी उसी टेक्नोलॉजी का कोई हिस्सा होगा। हमने पुराने आज़ादी के बाद लोगों ने भुला दिया, वो बहुत बड़ा था, लेकिन अब सब चीज़ें बदल रही हैं। इसके अंदर भी तीरों का एक रोल हुआ करता होगा। अर्जुन जी के समय के जब अर्जुन तीर चलाते थे वो रोल लगातार मूव करता होगा, और उसमें 1000-2000 तीर एक बार में होते होंगे, तो खत्म नहीं होते हैं। निश्चित रूप से यही भारतीय संस्कृति है और यही भारत का इतिहास भी है। और उसी को अलग अंदाज में देखिए, ये गदा आपको यहाँ देखिएगी
कोमत की गदा है ये, और देखिए इसका भी एक अपना अलग महत्व है। कौमुद की गदा जो है वो भगवान विष्णु की गदा है, उसको भी हमने प्रदर्शित किया है। भगवान विष्णु चूंकि साक्षात नहीं थे, कृष्ण के रूप में मौजूद थे, तो उनके भी आयुधों को, उनके भी चीज़ों को हमने यहाँ किया है। ये दोनों गदाएं जो आप बहुत बड़ी विशाल देख रहे हैं, ये दुर्योधन और भीम की गदा को हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। हमें रेफरेंस मिलते हैं कि 10,000 साल पहले मनुष्य की जो उम्र भी 100 साल से ज़्यादा थी और उनकी हाइट भी जो है, ऊंचाई भी जो है वो 8 फीट थी। तो जब 8 फीट का व्यक्ति बलशाली होगा तो उसकी गदा कम से कम 6 फीट की तो होगी। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पे किया है। एक नेगेटिव पॉजिटिव है, ब्लैक कलर दुर्योधन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो भीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने उन दोनों को दिखाने की कोशिश की है। मतलब कलर के जरिए भी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन तमाम चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखा गया है। जी हाँ। और मैं देख रहा हूँ पीछे की तरफ ये तमाम चीजें हैं, चाहे हम अंकुश सहायक अस्त्र की बात करें, ये एकदम यूनिक टाइप का अस्त्र है अंकुश। ये अंकुश जो है महाभारत के युद्ध में चतुरंगी सेना लड़ी थी। चतुरंगी सेना का मतलब है कि पैदल सैनिक, अश्व सैनिक, हाथी पे सैनिक और रथ में सैनिक। तो ये चतुरंगी सेना थी। तो जो हाथी पे महावत बैठता था वो भी ऐसा हथियार लेके बैठता था कि वक्त आने पर वो भी अटैक कर सके और हाथी को भी कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए जो अंकुश था, उस अंकुश को भी उन्होंने इस तरीके से किया कि मौका पड़ने पर वो अपने दुश्मन के साथ लड़ाई भी लड़ सकता है। अगर उस पर कोई अटैक करता है तो वो उसके साथ हथियार के साथ तैयार होता है। परशु की अगर हम बात करें, परशु भी अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे। ये किस तरीके का परशु यहाँ पर बताया गया? क्योंकि परशु का जिक्र करते हैं तो परशुराम जी की आती है। तो हमने वो परशुराम जी का जो था वो कर्ण के पास आया था, तो हमने उसको यहाँ प्रदर्शित किया। उसी तरह का परशु है। तो अलग अलग सभ्यताओं में जब महाभारत की बात करते हैं तो अलग अलग सभ्यताओं ने उस युद्ध में लड़ाई लड़ी है। कुल अगर हम बात करें राज जी, तो कितने अस्त्र और शस्त्र, और खास तौर पर मैं देख रहा हूँ पीछे तक एक बड़ी प्रदर्शनी है यहाँ पर, कितने अस्त्र शस्त्र और तमाम चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई? देखिए, हम जब महाभारत की अक्षौणी सेना की बात करते हैं तो 18 अक्षौणी सेना ने लड़ी। एक अक्षौणी सेना में 2.5 लाख से अधिक सैनिक होते थे और 50 लाख लोगों ने लड़ी। तो हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज था कि 50 लाखों में 50,000 तो योद्धा भी रहे होंगे, तो कैसे हम उनको करें रिप्रेजेंट। तो हमने उन खास 100 लोगों को चुना, उनके हथियारों को चुना और उसको यहाँ प्रदर्शित किया है। उसके साथ एक बहुत खास चीज़ है कि पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध पिछले 10,000 सालों में लड़े गए, सिर्फ महाभारत का युद्ध था जो मैदान में आके लड़ा गया और व्यूह रचना के साथ लड़ा गया। पूरे बाकी दुनिया के युद्ध जो है वो लड़े गए तो कब्जा करते गए और आगे बढ़ते गए, इस तरीके से लड़े। लेकिन महाभारत का युद्ध व्यूह रचना के साथ लड़ा गया। आपने सुना होगा चक्रव्यूह, जिसमें 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया था। तो वो एक चक्रव्यूह नहीं था, इस तरीके के 14 चक्रव्यूह बने थे, उसको व्यूह रचना कहते हैं। तो उन व्यूह रचना के द्वारा युद्ध लड़े जाते थे। जब आप ऊपर जाएंगे तो वो सारी व्यूह रचना यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो वो 14 व्यूह रचना है जिसको 18 दिन पांडव और कौरव ने दोनों ने बनाई थी। उसके साथ पताकाएं हैं। पताकाएं हर योद्धा की अपनी एक पहचान थी, तो उसकी उस पहचान को वो पताका रिप्रेजेंट करती थी। जैसे ही आप अर्जुन की बात करते हैं तो उनका कपिध्वज है, उस पर हनुमान जी विराजते हैं, है ना। जब आप दुर्योधन के ध्वज को देखते हैं तो उस पर कोबरा नाक है। तो वो जिस तरह का जहरीली बातें करता था, वो जिस तरह का उसका कैरेक्टर था, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जब आप भीम की बात करते हैं तो उसके ध्वजा पे जो है वो सिल्वर कलर का 2 पंजों पे दहाड़ता हुआ सिंह है। तो वो उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर जिस तरीके से था, तो उन सब चरित्रों को, अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हुई 50 पताकाएं हमने 50 योद्धाओं की प्रदर्शित की है। व्यू है, पताकाएं हैं और हथियार है। युद्ध शुरू होता था शंखनाद से, तो हमने उनमें जो शंख वर्णित थे उन शंखों को तलाशा, बड़ी मुश्किल से उन शंखों को हमने कलेक्ट किया। तो वो 10 शंख भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, उसको भी हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, महाभारत कालीन सीधे तौर पर, और अगर आपको भी ये तमाम शस्त्र अस्त्र, ये तमाम चीज़ें देखना है तो आप भारत भवन पहुंच सकते हैं, और भारत भवन में जो है निःशुल्क यहाँ पर जो है इस शस्त्र अस्त्र की प्रदर्शनी देख सकते हैं और महाभारत कालीन उस एहसास को भी समझ सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं था, इसमें विज्ञान भी था। विज्ञान के साथ साथ अगर हमारी सभ्यताओं की बात करें, संस्कृति की बात करें और चिन्हों की बात करें, यानी उस समय भी भारत की जो ये महागाथा जिसको कहा जाता है महाभारत को, इस गाथा में भारत की संस्कृति, परंपरा और सांस्कृतिक औदार्य, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ऐसा ही प्रयास जो है वीर भारत न्यास का भी है कि जो इस तरीके का आयोजन भारत में पहली बार महाभारत समागम के तौर पर
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।